हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 15 फरवरी और शुरू करते हैं फिल्म स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज G20 इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप को लेकर है, ECSWG। अब ये जो वर्किंग ग्रुप है, इस वर्किंग ग्रुप की जो पहली मीटिंग है वो बेंगलुरु में कंक्लूड हुई है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो मीटिंग हुई है ये इंडिया की अध्यक्षता में हुई है। क्यों? क्योंकि G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो अभी किसके पास में है? इंडिया के पास में है। और G20 के अंदर कई सारी वर्किंग ग्रुप जो है वो काम करती है। तो उन्हीं में से एक वर्किंग ग्रुप है G20 इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप। अब ये मीटिंग किसने कंडक्ट करवाई थी? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये मीटिंग कंडक्ट करवाई थी। बेंगलुरु में ये मीटिंग हुई थी। अब इसका जो मेन मुद्दा क्या था कि जो हमारा क्लाइमेट एनवायरनमेंट है, तो उसके लिए हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारी बायोडायवर्सिटी है, उसको सस्टेनेबल किया जा सके। तो उसमें सबसे पहले जो फोकस रखा वो लैंड डिग्रेडेशन पे रखा। मतलब जो हमारा लैंड डिग्रेड हो रहा है, जो हम देख पा रहे हैं कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, उसके बाद में डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। इस लैंड डिग्रेडेशन को रोकना होगा, तभी जाके हम हमारा जो बायोडायवर्सिटी है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम को कैसे रिस्टोर किया जा सकता है, साथ ही साथ हम क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्लू इकोनॉमी को कैसे और ज्यादा पुश कर सकते हैं, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिशरीज हो गई, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब ब्लू इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है। बट हमें ब्लू इकोनॉमी के लिए ऐसी पॉलिसीज लाना ताकि हमारे जो इकोसिस्टम को है, हमारे जो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। साथ ही साथ रिसोर्स इफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी की ओर फोकस रखना है। तो यूपीएससी इस वर्किंग ग्रुप पे पूछ सकता है या फिर सीधे वो G20 पे पूछ सकता है। चूंकि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास में है, तो G20 पे इस साल क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। तो G20 ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? ये 1999 में बना था। क्यों? क्योंकि उस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। तो ठीक है, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की जरूरत थी ताकि हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ले सकें इस फाइनेंशियल डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। तो टोटल G20 के अंदर 19 कंट्रीज हैं और एक यूए है, यूरोपियन यूनियन है। तो टोटल 20 मेंबर्स हैं G20 के, जो बनी थी 1999 में। और फर्स्ट टाइम 2008 से हर साल इसकी मीटिंग होने लगी, जब हमारे देश के जो लीडर्स होते हैं, हर देश के जो लीडर्स होते हैं, वो इस समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके मेंबर कौन कौन होंगे? जितनी भी हमारी G7 कंट्रीज हैं और रशिया। इसके अलावा मेजर जो इकोनॉमीज हैं, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की एंड यूके, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये टोटल 20 मेंबर्स हैं G20 के। अब इसका इंपॉर्टेंस इस बात पे है, तो जो ग्लोबल जीडीपी का जो 25% जो है कंट्रीब्यूशन, वो इन्हीं 20 इकोनॉमीज से आता है। और पूरे वर्ल्ड की जो 2/3 पॉपुलेशन है, तो इन्हीं 20 मेंबर्स कंट्रीज में रिसाइड करती है। तो 2008 से क्या होने लग गया? लीडर्स की हर साल सबमिट होने लग गई। और इस बार 2023 की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास में? इंडिया के पास में। 2022 में किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास थी। और 2024 में किसके पास जाएगी? ये ब्राजील के पास जाएगी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो G20 होता है उसका अपना कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता है। तो होता यूं है कि जब भी कोई कंट्री प्रेसिडेंसी अज्यूम करती है G20 की, तो उसके लिए वो एक टेम्परेरी सेक्रेटेरिएट बना देती है, ताकि इस ग्रुप के वर्क को ऑर्गेनाइज किया जा सके। तो चूंकि अभी इंडिया के पास में प्रेसिडेंसी है, इसका जो टेम्परेरी सेक्रेटेरिएट है वो इंडिया में होगा। और इसकी अध्यक्षता कैसे चुनी जाती है कि सारी कंट्रीज को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जब भी किसी ग्रुप का टर्न आता है, तो उस ग्रुप के मेंबर्स मिलके कंसेंसस के साथ एक देश का नाम आगे करते हैं, फिर उस देश को उसकी G20 के प्रेसिडेंसी मिलती है। तो यही फैक्ट होंगे अगर यूपीएससी पूछता है G20 को लेकर। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज फिलाराइसिस को लेकर है। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने एक नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया है, ताकि जो ये फिलाराइसिस डिजीज है उसे 2027 तक हम एलिमिनेट कर दें। और जो ग्लोबल टारगेट रखा गया था वो 2030 के लिए रखा गया था, बट इंडिया 3 साल पहले ही इस फिलाराइसिस डिजीज को एलिमिनेट करना चाहती है। तो उसके लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च कर रही है। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये फिलाराइसिस जो डिजीज है वो होती क्या है। ये एक टाइप का नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज होता है, जो क्या करता है, जो हमारे लिम्स होते हैं, जो हमारे पैर होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, उनको वो स्वेल कर देती है, स्वेलिंग आ जाती है उससे। इस वजह से इसे एलिफेंटाइसिस भी बोला बोला जाता है, क्योंकि इसमें हमारे हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, सूज जाते हैं। अब ये जो बीमारी होती है वो होती क्यों है? दरअसल जो हमारे पैरासाइट्स होते हैं वो इस फिलारिसिस का कॉज करते हैं, ठीक है। वैसे मोस्टली 3 पैरासाइट्स होते हैं, बट उनमें से जो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी है वो 90% रिस्पॉन्सिबल है इस फिलारिसिस डिजीज के लिए। अब ये ह्यूमन में फैलता कैसे है? ये मॉस्किटो से फैलता है। जब किसी व्यक्ति को लिम्फेटिक फिलारिसिस होता है, जब उसको वो मच्छर काट लेता है, तो उससे वो दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो जाता है। तो इस तरीके से इस डिजीज का ऐसा ट्रांसमिशन होता है। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है कि आपको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज कि इस इलाके में फिलारिसिस डिजीज देखी गई है, तो वहां पर जितने भी लोग रहते हैं
आप उन सबको एंटीफिलरियल ड्रग्स देते हो, चाहे वो उस व्यक्ति को डिजीज हो या ना हो, ताकि हम ये बीमारी को प्रिवेंट कर सकें और इसके स्प्रेड को रोक सकें। यही इसका एक लौता तरीका है। गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव ले रखे हैं, जैसे कि नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन। इसमें क्या करते हैं कि डोर टू डोर जाके लोगों के घर जाके एंटीफिलरियल ड्रग्स देते हैं, खासकर फोकस एरिया में, जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा 2018 में एक प्लान लॉन्च किया गया था, एक्सीलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलारिसिस। इसके अलावा जनवरी 30 को हम वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे के नाम से भी ऑब्जर्व करते हैं, ताकि इसके रिगार्डिंग एक अवेयरनेस फैली जा सके। और एक लंदन डिक्लेरेशन भी होता है, जो कि नेशनल ट्रॉपिकल डिजीज को फोकस करता है। ये कब अडॉप्ट किया गया था? ये 2012 को अडॉप्ट किया गया था, ताकि ग्लोबली एक अवेयरनेस आ सके, ग्लोबली सारी कंट्री मिलके इस फिलारिसिस डिजीज को एलिमिनेट कर सकें। तो ये पूरे फैक्ट है फिलारिसिस डिजीज को लेके, जो कि हेल्थ मिनिस्टर ने इनिशिएटिव के साथ में आई, तो यूपीएससी इस पर पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज पाम ऑयल को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है? दरअसल इंडोनेशिया इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। इसने जो पाम ऑयल के लिए जो परमिट दिए थे, उनमें से कुछ परमिट्स को इसने सस्पेंड कर दिया है इंडोनेशिया को, ताकि इंडोनेशिया में जो कुकिंग ऑयल प्राइस का जो डिमांड थी और जो प्राइस थी, उसे थोड़ा कूल डाउन कर सके। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया में कैसे हो सकता है? देखिए, इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का, और इंडिया अपनी जरूरत का जो 50% है जो पाम ऑयल है वो इम्पोर्ट करता है, और मोस्टली वो इम्पोर्ट करता है इंडोनेशिया से। बट अभी क्या है कि इंडिया के पास में स्टॉक में पाम ऑयल काफी ज्यादा मात्रा में है, तो इसीलिए इंडिया को शॉर्ट टर्म में कोई परेशानी नहीं होगी। उल्टा ये फायदा ही कर सकती है, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स है उनको इंसेंटिवाइज कर सकता है ऑयल पाम प्लांटेशन को लेकर, क्योंकि अगर हम डोमेस्टिकली और ज्यादा ऑयल पाम ऑयल को ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे हमारे फार्मर्स को और ज्यादा प्राइस रियलाइजेशन होगा। अब अगर हम पाम ऑयल को देखें, ये एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल है, जो किससे मिलता है? तो जो पाम ट्री होता है उसका एडिबल पार्ट जो होता है उसे मेसोकार्प बोलते हैं, उससे ये ऑयल डिराइव किया जाता है। अभी जो पूरा पाम ऑयल है, ये इंडिजिनस है अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका कंट्रीज में। तो ये जो फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ने इस फैक्ट पे क्वेश्चन पूछ रखा है। जनरली जो पाम ऑयल है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है, 90% जो होता है वो इंडोनेशिया और मलेशिया इसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो परसेप्शन ये हो सकता है कि वो इंडिजिनस हो साउथ एशियन कंट्रीज का, बट ये फैक्ट गलत है। ये जो पाम ऑयल के ट्रीज होते हैं ये इंडिजिनस होते हैं अफ्रीका और साउथ अमेरिकन देशों में, और इनमें विटामिन ए और विटामिन ई पाया जाता है विथ नो ट्रांस फैटी एसिड्स। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, 90% जो इसका यूज होता है वो कुकिंग ऑयल में होता है। इसके साथ साथ कॉस्मेटिक में, प्रोसेस फूड्स में, केक्स में, चॉकलेट्स में, स्प्रिट्स में, सोप में, शैम्पूस में, अन्य जगह इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज होता है बायोडीजल बनाने में, जिसे ग्रीन डीजल भी बोला जाता है, क्योंकि इससे एमिशन कम होता है। ऑयल पाम इंडस्ट्री को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्यों? क्योंकि एक तो ये डिफोरेस्टेशन कॉज करता है, साथ ही साथ जो लेबर इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं उनका काफी एक्सप्लॉइट होता है। फिर भी ऑयल पाम का जो प्रोडक्शन है वो कम नहीं हो सका, क्योंकि अभी भी ये जो पाम ऑयल है वो इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब अगर दूसरे ऑयल से कंपेयर किया जाए तो काफी सस्ता होता है ऑयल पाम। इसलिए मोस्टली जो कंज्यूमर होते हैं वो ऑयल पाम को प्रेफर करते हैं, और इसका जो प्रोड्यूस है वो पर हेक्टेयर इसका जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा है, अगर आप कंपेयर करोगे सोयाबीन से। तो ये बेसिक फैक्ट हो गया पाम ऑयल को लेकर, क्योंकि पाम ऑयल पर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछ रखा है, इसलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लेकर है। अब ये अलायंस क्या है? दरअसल इस अलायंस को बनाया किसने है? इंडिया, ब्राजील और यूएस। अभी हमारे तरफ जो इंडिया एनर्जी वीक जो कंक्लूड हुई थी, उसमें हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी ने इस अलायंस को अनाउंस किया है। तो फिलहाल ये 3 देश मिलकर इस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को मिलाएंगे। बाद में जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उन्हें इस अलायंस में शामिल किया जाएगा। ये अलायंस इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम इस बायोफ्यूल के प्रोडक्शन को और इसके यूज को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को देखें तो उसको बनाया किसने है? इंडिया, ब्राजील और यूएसए ने बनाया है। ठीक है, इसका एम क्या है कि जो हमारे बायोफ्यूल्स हैं उसके प्रोडक्शन के लिए कॉपरेशन करना, साथ ही साथ उसके यूज को इंटेंसिफाई करना, खासकर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। क्योंकि आप देखते होंगे कि जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो अभी भी पेट्रोलियम डोमिनेटेड है, मतलब फ्यूल, जो पेट्रोलियम फ्यूल है वही ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अधिकतर यूज होती है। इससे क्या होता है? एमिशन ज्यादा होता है ग्रीन हाउस गैस का, और फिर पोल्यूशन होता है, जैसे कि दिल्ली में पोल्यूशन देखते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर होता है हमारे दिल्ली के पोल्यूशन में। तो इसके लिए हमें बायोफ्यूल्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। तो ये जो अलायंस क्या करेगा कि जो बायोफ्यूल का मार्केट है उसको स्ट्रेंथ करेगा, ताकि उसके डिमांड को और उसके यूज को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। इसके जो ग्लोबल ट्रेड होंगे बायोफ्यूल को लेके उसे वो इंक्रीज करेगा। साथ ही साथ बायोफ्यूल को लेके जो देशों की पॉलिसीज हैं उन्हें फेवरेबल बनाया जाएगा बायोफ्यूल के लिए। साथ ही साथ अन्य देशों को टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि बायोफ्यूल और ज्यादा से ज्यादा इसका यूज किया जा सके। और जो दूसरे देशों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, सक्सेस केसेस होंगी, वो दूसरे देशों के साथ में शेयर किया जाएगा।
ये जो अलायंस होगा वो कई अन्य एजेंसी के साथ मिलकर काम करेगा, जैसे कि ग्लोबल बायो एनर्जी पार्टनरशिप (जीबीईपी), मिशन इनोवेशन बायो एनर्जी इनिशिएटिव, क्लीन एनर्जी मिनिस्टर बायो फ्यूचर प्रो प्लेटफॉर्म। तो अन्य सारी एजेंसियों के साथ, नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी के साथ मिलकर ये अलायंस काम करेगा। अगर हम ग्लोबल बायो एनर्जी पार्टनरशिप को देखें तो ये 2006 में बनी थी, जिसका मकसद ये था कि पब्लिक, प्राइवेट और सिविल सोसाइटी मिलकर बायो एनर्जी को प्रमोट करें और उसके यूज को बढ़ावा दे सकें। तो इस पार्टनरशिप में इंडिया एक ऑब्जर्वर कंट्री की भूमिका में है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स से पूछा था। विद रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पाम ऑयल को लेकर ये स्टेटमेंट्स हैं, देखते हैं। तो इसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत। तो पहला स्टेटमेंट है, द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। तो इस वीडियो में हमने पहले पाम ऑयल को जो कवर किया था, तो उसमें हमने फैक्ट देखा था जो पाम ऑयल की जो ट्री होती है, ये अफ्रीकन और जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है उसका नेटिव स्पीशी है। मतलब ये जो पाम ऑयल का जो ट्री है वो बेसिकली ओरिजिनली अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में पाया जाता है। चूँकि इसका जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन है वो साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा होता है। बट ये जो पाम ऑयल ट्री है, ये अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का नेटिव स्पीशी है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है, द पाम ऑयल इज़ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स। तो ये हमने उसके यूसेज देखे थे कि जो जो पाम ऑयल का जो मोस्टली यूज़ होता है, वो कुकिंग में ज़्यादा होता है, बट इसका यूज़ कॉस्मेटिक में भी होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड है, पाम ऑयल कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोडीज़ल। ये स्टेटमेंट सही है। हमने फैक्ट देखा है कि जो पाम ऑयल से जो बायोडीज़ल बनाया जाता है, उसे ग्रीन डीज़ल भी बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 2 एंड 3, क्योंकि पहला गलत है, क्योंकि जो पाम ऑयल ट्री स्पीशी है, वो नेटिव है साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का और अफ्रीकन कंट्रीज़ का। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।